क्या अब भी कोई ऐसा है जो मैडम को खुलकर बोलने से रोक रहा है? क्या असली सच सामने नहीं आने दिया जा रहा? क्योंकि ऐसा लगता है कि मैडम बहुत कुछ कहना चाहती हैं, मगर किसी वजह से बोल नहीं पा रही हैं। उनके पास अपना खुद का एक चैनल है और साथ ही जनाब का भी एक चैनल है, जहां वह लगातार दिखाई देती है। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया कि अब वह खुलकर अपनी बात नहीं रख पा रही? आज हम इसी मुद्दे का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि नयनदीप कौन है और मैडम ने अपना इंटरव्यू उन्हीं को देने का फैसला क्यों किया। क्या यह इंटरव्यू पूरी तरह से स्क्रिप्टेड था? और अगर हाँ, तो इसके पीछे असली कारण क्या है? क्या उनके जवाबों के पीछे कोई विशेष रणनीति थी? एक और सवाल जो उठता है वह यह कि मैडम ने अपने माता पिता के लिए फिर से ब्लैक पैच शब्द का इस्तेमाल क्यों किया, जब पहले ही यह कह दिया गया था कि मासूम रिश्ते से जुड़ी किसी भी बात पर सफाई नहीं दी जाएगी। तो अब दोबारा सफाई देने की जरूरत क्यों आन पड़ी? और आखिरकार क्या कोई ऐसी चुनौती दी गई है जिसे लेकर मैडम दबाव महसूस कर रही हैं? मैडम का हाल ही में एक पॉडकास्ट सामने आया है जिसका टीजर भी अपलोड किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि यह इंटरव्यू उन्होंने अपने घर पर ही रिकॉर्ड कराया है और नयनदीप नाम के एक जर्नलिस्ट को बुलाया है, जो वैसे तो बहुत ज्यादा चर्चित नहीं है। अगर उनके यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर देखें तो वे भी ज्यादा नहीं हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि मैडम ने अपने इंटरव्यू के लिए इतने कम चर्चित पॉडकास्टर को ही क्यों चुना? फिल्मी सितारे आमतौर पर इंटरव्यू नहीं देते क्योंकि वे अपने काम में व्यस्त रहते हैं और उनके पास खुद को एक्सप्रेस करने का ज्यादा माध्यम नहीं होता। ऐसे में जब कोई बड़ा इंटरव्यू सामने आता है तो लोग उसे देखना और सुनना चाहते हैं। लेकिन क्या मैडम के केस में ऐसा कुछ भी लागू होता है? उनके पास अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल है जहां वह जब चाहें खुलकर अपनी बात रख सकती हैं। वह अक्सर वहां व्लॉग डालती हैं, अपनी भावनाओं के बारे में बात करती हैं और यहाँ तक कि कंट्रोवर्सी को भी कवर करती हैं। फिर सवाल यह उठता है कि अगर उन्हें कुछ कहना था तो उन्होंने अपने ही चैनल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्या उन्हें अपने ही ऑडियंस पर भरोसा नहीं रहा, या फिर यह इंटरव्यू किसी खास मकसद से किया गया? और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि इसके लिए उन्होंने किसी नामी पॉडकास्टर को नहीं चुना, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति को चुना जो ज्यादा लोकप्रिय नहीं है। अगर उन्हें सच में खुलकर बात करनी थी तो बड़े पॉडकास्टर्स के पास जाकर अपनी बात रख सकती थीं। इसके अलावा उनकी ननद का भी एक पॉडकास्ट चैनल है जहां वह दूसरों की पोल खोलने के लिए जानी जाती है। अगर मैडम को कुछ खुलासा ही करना था तो वो अपनी ननद के चैनल पर जाकर करती। इससे न सिर्फ उनकी ननद को फायदा होता, बल्कि खुद मैडम को भी। मगर उन्होंने ऐसा न करके एक नए और कम चर्चित पॉडकास्टर का सहारा लिया, जिससे कई सवाल खड़े होते हैं। क्या ऐसा हो गया कि अपने ही लोगों से भरोसा उठ गया? और अब अचानक यह सब दोबारा सामने लाने की क्या जरूरत आन पड़ी? जनाब ने अभी अभी एक जबरदस्ती का Q&A सेशन रखा जिसमें 2 साल से दबी हुई बातें फिर से उधेड़ दी। कोई शर्म तक महसूस नहीं की कि इससे उनकी पत्नी ट्रोल होगी, मगर इतना करने के बाद भी उन्होंने इसे अपने ब्लॉग में लाकर रख दिया। और जब मैडम से मासूम रिश्ते पर सवाल किया गया तो वह आंख मिलाने लायक भी नहीं थी। गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने जो भी जवाब दिए वो बिना किसी आत्मविश्वास के इधर उधर नजरें घुमाते हुए दिए। ऐसा लग रहा था जैसे खुद को भी यकीन नहीं था कि वह जो कह रही हैं वह सच है। क्या उस वक्त जनाब ने बोलने से रोक दिया था? क्या सच में कोई ऐसा दबाव था कि वह खुलकर बात नहीं कर सकीं? अब सवाल उठता है कि आखिर वह कौन सी बातें थीं जो दबी रह गई थीं, जो अब फिर से बाहर लाने की जरूरत पड़ी? क्या उनका अपना चैनल इस सब के लिए काफी नहीं था? और फिर वही पुरानी कहानी, जब भी कोई आरोप लगता है तो पहले झूठ बोलो, फिर सफाई दो, फिर धमकी दो और फिर आखिर में खुद को विक्टिम दिखाओ। क्या ऐसा ही चल रहा है? खुद ही अपने चैनल पर यह कह दिया था कि अब सफाई देने की जरूरत नहीं, जिसे जो समझना है वह समझे। तो फिर यह नया पॉडकास्ट क्यों आया? क्या यह सब कुछ जनाब के दबाव में हुआ, या फिर यह सिर्फ और सिर्फ व्यूज बढ़ाने के लिए किया गया ड्रामा था? आखिर वही जनाब जिन्होंने ब्रेकिंग न्यूज के नाम से वीडियो डाली, वह ऐसा क्यों कर रहे थे? सिर्फ इसलिए कि आपने अपने नाम से इब्राहिम हटाया था, या फिर मास्टर शेफ में जाने पर भी नाम नहीं जोड़ा? यही वजह थी कि लोग इस चर्चा को तूल दे रहे थे। सच कहा जाए तो यह सब एक सोची समझी साजिश लगती है, एक ऐसा षड्यंत्र जिसमें हर बार वही खेल दोहराया जाता है। पिछले रमजान में नकली ट्रॉफी दिखाकर झूठ बोला और अब फिर रमजान के महीने में नया ड्रामा खड़ा कर दिया। क्या इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ चर्चा में बने रहना है? अगर इंटरव्यू की मुख्य बातों पर ध्यान दें तो सबसे पहले मैडम ये कहती हैं कि उनका एक बहुत छोटा सा सर्कल है जिसमें गिने चुने लोग ही हैं, लेकिन फिर भी लोग उनकी जिंदगी की गड़बड़ियों को देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। सवाल ये उठता है कि कौन देखना चाहता है? आखिर किसे इतनी फुर्सत है? गड़बड़ तो आप खुद ही कर रही हैं। पहले अपनी ननद की शादी में दखल दिया, फिर उसका सामान बिगाड़ा,
उसके बाद ननद ने आपको जमकर ट्रोल किया और तब से आपके आपसी रिश्ते पूरी तरह खराब हो चुके हैं। आज तक वे रिश्ते सुधर नहीं पाए और अब मासूम रिश्ते का मामला फिर से क्यों उखाड़ा जा रहा है? पहले धर्म बदला, फिर बयान बदले, फिर झूठ पर झूठ बोले और जब कुछ भी काम नहीं आया तो नया इंटरव्यू प्लान कर लिया। क्या यह सब सिर्फ एक और स्क्रिप्टेड चाल थी? पहले एक शादी की, फिर उसे संभाल नहीं पाए, फिर उसे खत्म करने के लिए एक और रिश्ता शुरू किया। उस रिश्ते में भी पूरी तरह से फंस गए, फिर तलाक लिया और दूसरे धर्म में शादी कर ली। इतना ही नहीं, अपने ही माता पिता को बुरा भला कहने लगे, जबकि उन्हीं के कारण पढ़ाई की, करियर बनाया, एयरलाइंस में नौकरी की। क्या यह सब कुछ बिना माता पिता के समर्थन के हो गया था? अब जब खुद के नाम के आगे इतनी सारी विवाद जुड़ चुके हैं, तो लोग क्या 10 लोग ही देखेंगे? नहीं, हर कोई देखेगा, हर कोई सवाल उठाएगा। लोग कहेंगे कि यह कैसा व्यवहार कर रही है, माता पिता को अपशब्द कह रही हैं, अपनी ननद से दुश्मनी निभा रही हैं, शादी को मजाक बना दिया, पहले एक फिर दूसरी फिर तीसरी शादी। असल में किसी को आपकी जिंदगी से कोई दिक्कत नहीं है। समस्या यह है कि आप खुद ही इसे विवादों से भर देती हैं और फिर उसे पूरी दुनिया के सामने लाकर रख देती हैं। जब लोग इस पर सवाल उठाते हैं तो आपको तकलीफ होती है। अपने ब्लॉग के नीचे आने वाले हजारों कमेंट्स देखिए, लोग सवाल क्यों उठा रहे हैं? आप कहती हैं कि लोग यह देखने आते हैं कि आप कितनी खुश हैं, कितनी सुलझी हुई जिंदगी जी रही हैं। लेकिन सच ये है कि आपकी हंसी भी बनावटी लगती है, जैसे कोई गहरी समस्या अंदर ही अंदर आपको परेशान कर रही हो। कहने को आप एक बड़े घर में रहती हैं, लेकिन फिर भी परिवार के रिश्ते बिखरे हुए हैं। सास कहीं और, ससुर कहीं और, पति के साथ रहते हुए भी दूरी बनी हुई है। घर जितना बड़ा हो, अगर उसमें अपनापन न हो तो वह सिर्फ 4 दीवारों का ढांचा ही रह जाता है। एक एक करके सारे पुराने रिश्ते तोड़ दिए। जो कभी बहन समान थीं, वो दूर हो गईं। जो बचपन की दोस्त थी, वो अलग हो गई। यहाँ तक कि जो आपके साथ काम करते थे, उन्होंने भी किनारा कर लिया। क्या यही सुलझी हुई जिंदगी कहलाती है? प्रेगनेंसी के दौरान आपको किसी ने नहीं पूछा, पति ने कोई परवाह नहीं की, सास ने अनदेखी कर दी, ससुर ने ध्यान नहीं दिया। सुबह सुबह आपको उठाकर चाय बनाने को कहा जाता था और आप इसे खुशी से भरी जिंदगी कहती हैं। इस मानसिक भ्रम से बाहर आइए। लोग आपको एक डोरमैट की तरह देखते हैं, जिसे हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, और आप इसे खुशहाल जिंदगी कहती हैं। अगर आपने सच में अपनी फैमिली की देखभाल की होती, तो वे रिश्ते आज बिखरे हुए न होते। जो बच्चे आपने घर लाए, क्या वे सही राह पर हैं? क्या उनकी पढ़ाई और सेहत पहले जैसी है? आपकी सास की तबीयत खराब हो चुकी है, ससुर अलग रहते हैं, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो गई है, फिर भी आप इसे स्मूथ लाइफ कह रही हैं। अब शादी की बात करें तो आप कहती हैं कि जनाब ने कहा था, तुम अपनी खुशी देख लो। मगर असली कहानी कुछ और है। आप दोनों का रिश्ता तब शुरू हुआ जब आप एक सीरियल में साथ काम कर रहे थे। वहीं से यह अफेयर शुरू हुआ। इसी दौरान दूसरी प्रेगनेंसी हुई, जो लिव इन रिलेशनशिप के दौरान थी। तब आपके परिवार वालों ने आपको शादी के लिए मजबूर किया। इसके बाद कहानी में नया मोड़ आया। मिसकैरेज का बहाना बना दिया गया ताकि सच को छुपाया जा सके। अगर यह सच में हुआ था तो आपने इतने सालों तक अपने ब्लॉग में इसका जिक्र क्यों नहीं किया? कहाँ है वह वीडियो, वह पोस्ट जिसमें आपने इसे साझा किया हो? आप मीडिया में बहुत कुछ कहती हैं, लेकिन जब कोई भी पुरानी क्लिपिंग देखी जाए तो इस मिसकैरेज की कहानी कहीं नहीं मिलेगी। साफ है कि यह सिर्फ एक बहाना था, एक स्क्रिप्ट थी, ताकि असलियत को छुपाया जा सके। अब आते हैं सास बहू के रिश्ते पर। आप कहना चाहती हैं कि अगर बहू सास की मदद करे तो लोग कहते हैं कि दबाव डाला जा रहा है। अगर मदद न करे तो लोग कहते हैं कि वह कामचोर है। मगर असली मुद्दा यह नहीं है। सवाल यह है कि आप खुद किस भूमिका में रहना चाहती हैं। आप कहती हैं कि अपनी सास की देखभाल करेंगी, अपनी ननद का भी ख्याल रखेंगी। लेकिन यह सब बातें 4 साल पहले कही होती तो शायद भरोसा होता। आज जब हर कोई जानता है कि आप अपने ही परिवार से कितनी दूर हो चुकी हैं, तब इन बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता। पहले तो दावा किया कि अपनी सास का पूरा ख्याल रखेंगे, मगर हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। सास ननद के रिश्ते अब किसी से छिपे नहीं हैं। दोनों तरफ से इतना कुछ बिखरा पड़ा है कि एक दूसरे की कमियां उजागर करने से कोई पीछे नहीं हटता। अभी 2 ब्लॉग पहले ही आपकी ननद ने आपकी सच्चाई सामने रखी। आप नमाज नहीं पढ़ती, जबकि घर की बाकी औरतें पढ़ती हैं। फिर भी आप यही दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि आप परिवार का ख्याल रखती हैं। सास का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा है, लेकिन क्या कभी आपने इसे सुधारने के लिए कोई पहल की? सिर्फ इंटरव्यू में बैठकर बोल देने से कुछ नहीं बदलता कि हाँ, मैं करूंगी, मैं करूंगी। असल में किया क्या? जब हर चीज सोशल मीडिया पर दिखाने का शौक है, तो सास की देखभाल करते हुए कोई तस्वीर क्यों नहीं आती?
अब आपके करियर की बात करें तो आपने खुद कहा कि काम छोड़ना आपका खुद का फैसला था। बच्चों की देखभाल करनी थी, पति के साथ रहना था, इसलिए काम से दूरी बना ली। अब सवाल यह है कि अचानक से मास्टर शेफ में जाने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर परिवार की जिम्मेदारी इतनी ही जरूरी थी, तो 2 साल के बच्चे को छोड़कर वहां जाने की जरूरत क्यों पड़ी? कौन आपके पास दौड़ता हुआ आया था कि प्लीज आइए मास्टर शेफ में आइए? सच तो यह है कि जब इंडस्ट्री में कोई जगह नहीं बची, तब आप खुद ही वापस जाने की कोशिश कर रही थी। अब बात शादी पर आ जाती है। आप कहती हैं कि शादी में आपकी तरफ से कोई मौजूद नहीं था, जबकि सच्चाई यह है कि आपके माता-पिता वहां थे, वे आपकी शादी में शरीक हुए थे। लेकिन आप इसे ऐसे पेश कर रही हैं जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं। क्या आपको शर्म नहीं आती बार-बार अपने ही माता-पिता को निशाने पर लेने में? जो लोग अलग रह रहे थे, वे भी सिर्फ आपकी शादी के लिए एक हुए। फिर भी आप उन्हें नीचा दिखाने में पीछे नहीं हटती। जो कभी आपकी सबसे करीबी थी, फलक, आशु और बाकी दोस्त, सब आपसे अलग हो चुके हैं। क्या सभी गलत थे, या फिर खुद आपने ही सारे रिश्ते खत्म कर दिए? जो कभी बिग बॉस में भाई बना था, वो भी दूर हो गया। यहाँ तक कि आपके मामा मौसी भी अब आपके घर नहीं आते। आखिर क्यों? जब आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं कि मायके वालों से रिश्ता कितना गहरा होता है, तो फिर आपके अपने रिश्ते खत्म क्यों हो रहे हैं? अब आते हैं असली मुद्दे पर, जिसके लिए यह पूरा ड्रामा खड़ा किया गया। मासूम रिश्ता का बहाना बनाकर खुद को पाक साफ दिखाने की कोशिश हो रही है। आप कहती हैं कि किसी माँ पर यह आरोप नहीं लगा सकती कि उसने अपने बच्चे को त्याग दिया, मगर लोग यही आरोप लगा रहे हैं क्योंकि सबूत यही कहते हैं। अगर यह सब झूठ होता तो आपने एनएफ के वीडियो क्यों हटवाए? अगर उसमें सच्चाई नहीं थी तो वह खुद ही बेकार साबित हो जाती, फिर उसे हटाने की जरूरत क्यों पड़ी? आपके पति के करीबी रिश्तेदार ने भी जब सच्चाई सामने लाने की कोशिश की तो उसकी भी वीडियो हटवा दी गई। सवाल ये है कि अगर सब कुछ झूठ था तो इससे किसे नुकसान हो सकता था? किसके इशारे पर यह सब हटाया गया? अब इस पूरे मामले की टाइमिंग पर गौर करें। जब आप प्रेग्नेंट थीं, तभी यह मुद्दा सबसे ज्यादा उछाला गया। उसी समय आपने अपने पति से कहा था कि यह बच्चा जब बड़ा होगा तो यह सब क्या सुनेगा और क्या देखेगा। लेकिन असल सवाल यह है कि जब शुरुआत ही एक झूठ पर आधारित थी, तो अंत क्या होगा? मैडम, 2 साल तक तो किसी ने इस मुद्दे पर सवाल नहीं उठाया, फिर अचानक से यह मामला दोबारा से कैसे चर्चा में आ गया? एनएफ का कहना था कि वह इस विषय पर कोई बात नहीं करेंगी, लेकिन हाँ, अगर इस मुद्दे को लेकर कोई दावे किए गए या झूठ फैलाया गया तो वह जरूर इसका जवाब देंगी। और यही हुआ। उन्होंने वीडियो के जरिए अपनी बात रखी। लेकिन आपने क्या किया? उनकी वीडियो हटवा दी। इसे ही कहते हैं, जब सच्चाई बर्दाश्त नहीं होती तो उसे दबाने की कोशिश की जाती है। इसके बावजूद जब वीडियो हटा दी गई तो उन्होंने फिर एक छोटी वीडियो के जरिए स्पष्ट कर दिया कि उनके कहे गए शब्द 100% सच थे। तो आपकी वीडियो हटवाने की कोशिश का क्या फायदा हुआ? बात तो वही की वही रही। उन्होंने दोबारा से कहा कि उन्होंने जो भी कहा था वह पूरी तरह सच था। और जब आपके पास कोई और रास्ता नहीं बचा तो आप फिर से मिसकैरेज की कहानी ले आईं। लेकिन यह मुद्दा पहले ही साफ हो चुका है कि यह सब केवल एक नाटक था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब आप अपने इंटरव्यू को देखें। ऐसा लग रहा था जैसे पहले से पूरी स्क्रिप्ट तैयार थी, जिसे याद करके एक एक शब्द बोला जा रहा था। हर चीज पहले से प्लान की गई थी और वही रटी रटाई बातें दोहराई जा रही थीं। लेकिन इन नाटकों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि झूठ ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता और यह झूठ भी बेनकाब हो चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह पॉडकास्ट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि आपके पास कई बड़े प्लेटफॉर्म हैं अपनी बात कहने के लिए। फिर भी आपने उन प्लेटफॉर्मों का इस्तेमाल नहीं किया जो आपके अपने हैं। इसके बजाय आपने एक बाहरी पॉडकास्टर को बुलाया जो सिर्फ वही सवाल पूछ रहा था जिनका जवाब आप देना चाहती थीं। कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं, कोई तर्क वितर्क नहीं। अगर सच में हिम्मत है तो किसी रिएक्शन चैनल वाले के साथ बैठकर पॉडकास्ट करके देखिए। वहां ऐसे सवाल पूछे जाएंगे कि जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यह सब फिल्मी स्क्रिप्ट लिखना, फिर उसी पर अभिनय करना और अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करना, यही चलता रहेगा। कुछ लोग अब भी इस झूठ पर भरोसा करते रहेंगे, लेकिन सच्चाई को दबाने से कुछ नहीं होगा। और जैसे ही कोई नई बात सामने आएगी, हम उसे भी उजागर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी सच सुनते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।